डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रघुवंशी सर बायोलॉजी क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, आप रघुवंशी सर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आपको बता दें बच्चों, शिक्षा में सबसे ज्यादा पावर होती है, सबसे ज्यादा ताकत होती है, जिससे पूरे संसार को बदला जा सकता है। बच्चों, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप अपने आप और दुनिया बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और बच्चों, आपको ये करना भी है। आपको बता दें, ये जो डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना आप देख रहे हो, ये डॉक्टर धरती पर भगवान के रूप में माने जाते हैं। भगवान के रूप में लोग इनको मानते हैं और आप धरती के भगवान बनने का सपना देख रहे हैं। तो बच्चों, इसके लिए आपको अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करना होगा। अच्छी शिक्षा ग्रहण करते रहिए। और शायद बच्चों, आप मुझे याद है कि करीब हम लोगों को पढ़ते हुए 20-22 लेक्चर्स हो चुके हैं और इन लेक्चर्स को पढ़ते हुए मुझे पूरा विश्वास है आपको मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? वेरी गुड। ऐसे ही इंटरेस्ट लेते हुए, मजा लेते हुए पढ़ते रहिए और ज्यादा अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए, क्योंकि जब तक ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है, लक्ष्य को पाना है, तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बच्चों क्लियर रखना है। आओ हम बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था अबाउट द टिश्यू। याद करिए, हमने आपको बताया था एनिमल बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं: इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। याद करिए बच्चों, हम जब डेवलपमेंटल प्रोसेस में पढ़ते हैं तो हम लोग बताते हैं ऑल द टिश्यू इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम जस्ट 1 सेल। आप कहोगे ये क्या, एक सेल से सभी टिश्यू बनेंगे? यस। जैसे आप देखिए, आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं और आपकी बॉडी भी एक ही सेल से बना जिसका नाम है जाइगोट। जाइगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स forming number of cells, and these cells acquire or assumes their original shape, size and function during the process of cellular differentiation। इसका मतलब कोई भी सेल अपना वास्तविक रूप, अपना वास्तविक कार्य कब पाता है? वो पाता है कोश की विभेदन के समय, सेलुलर डिफरेंशिएशन के समय। अब हमने आपको बताया कि एक एनिमल की बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं: इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। आज बच्चों हमको पढ़ना है इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। आइए देखते हैं इपिथेलियम। इपिथेलियम या इपिथेलियल टिश्यू। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए हु कॉइन्ड द टर्म इपिथेलियम, तो कहते हैं बच्चों टर्म इपिथेलियम वाज कॉइन्ड बाय अ डच साइंटिस्ट रुइस। टर्म इपिथेलियम की बात करें अगर, तो अगर आपसे पूछा जाए हु कॉइन्ड द टर्म इपिथेलियम, आप लोग याद रखिएगा कि दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय रुइस। रुइस ये क्या थे? डच साइंटिस्ट। डच कहाँ के लोग कहते हैं बच्चों? हॉलैंड के लोगों को। तो हॉलैंड के थे डच साइंटिस्ट। अब बात करते हैं ये जो इपिथेलियम है, नाम से ही पता है, ईपी माने ऊपर, आउटर सरफेस। कहने का मतलब दिस टिश्यू कवर्स और लाइंस द आउटर और इनर फ्री सरफेस ऑफ एन ऑर्गन और अ बॉडी कैविटी। किसी कैविटी के या किसी ऑर्गन के आउटर या इनर फ्री सरफेस को जो लाइन करेगा टिश्यू, वो बच्चों इपिथेलियम कहलाएगा। और इपिथेलियल सेल्स का जो शेप है वो अलग अलग तरीके को, नॉर्मली शेप के आधार पर या सेल शेप के आधार पर इपिथेलियल टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं बच्चों स्क्वैमस इपिथेलियम,
दूसरे को कहते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और तीसरे को कहते हैं कलमनर इपिथेलियम। कलमनर इपिथेलियम नाम से ही पता चलता है। स्क्वैमस, स्क्वैमस का मतलब बच्चों होता है थिन एंड फ्लैटेंड सेल, चपटी एवं पतली कोशिका। स्क्वैमस का ये शाब्दिक अर्थ है। कहीं भी स्क्वैमस टर्म आएगा तो उसका मतलब थिन एंड फ्लैटेंड। दूसरा है क्यूबॉइडल, मतलब यहाँ पर सेल क्यूब लाइक या क्यूबॉइड लाइक। क्यूब का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, जिसको हिंदी में घन कहते हैं। और दूसरा क्यूबॉइड, जिसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा अंतर हो जाए। क्यूबॉइड, मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया, ये क्यूबॉइड है, हिंदी में घनाभ कहते हैं। कलमनर, कॉलम स्तंभ, आई मीन इलांगेटेड सेल से बनी होती, कलमनर सेल से बनी होंगी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल इपिथेलियम तीन प्रकार के होंगे, स्क्वैमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम एंड कलमनर इपिथेलियम। अगर हम इसको ऐसे देखें, हमारी एनसीईआरटी बुक में देखें बच्चों, तो हमें ये दिख रहा है, ये जो सेल्स हैं अगर आप देखो ये थिन एंड फ्लैटेंड है। ये थिन एंड फ्लैटेंड सेल से बनी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वैमस इपिथेलियम। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल से बनी है, तो इनको क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये क्यूब लाइक सेल्स हैं। इसको देखिए, इलांगेटेड लंबी लंबी सेल्स, स्तंभाकार सेल हैं, इसको हिंदी में स्तंभाकार इपिथेलियम या कलमनर इपिथेलियम कहते हैं। अब अगर इन सेल्स के आउटर फ्री सरफेस पे सीलिया पाया जाए, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, सीलिएटेड इपिथेलियम। जैसे ये देखिए, ये कलमनर सेल्स हैं, लेकिन इनके सरफेस पे क्या है, सीलिया पाई जा रही, तो इनको हम लोग कहेंगे सीलिएटेड इपिथेलियम। आई मीन कलमनर सेल्स बियरिंग द सीलिया। अब बच्चों, ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेयर ऑफ द सेल्स। लेयर ऑफ सेल के आधार पर बच्चों हम बात करेंगे, तो हमें दो प्रकार के इपिथेलियम देखेंगे। यहीं पर हम आपको बताएं, वन इज कॉल्ड एज सिंपल इपिथेलियम। एक को हम लोग कहेंगे सिंपल इपिथेलियम बच्चों। सिंपल इपिथेलियम का मतलब होता है सिंगल लेयर्ड इपिथेलियम, और दूसरा होता है बच्चों कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम का मतलब होता है बच्चों इपिथेलियम टू आर मोर देन टू लेयर थिक। एक चीज बच्चों याद रखना, बायोलॉजी में कहीं भी अगर सिंपल टर्म आता है, सिंपल का मतलब होता है सिंगल। अगर कोई इपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंपल इपिथेलियम। अगर दो या दो से अधिक लेयर से बना है, तो इसको कहेंगे कंपाउंड इपिथेलियम। अब बच्चों एक चीज और बता दें, ये जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। I mean presence of basement membrane is the characteristic feature of epithelium. बेसमेंट मेम्ब्रेन इपिथेलियल टिश्यू के अलावा कहीं नहीं पाया जाता। आप कहीं कैसा दिखेगा, जैसे देखो हमने कहा, मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर बेसमेंट, इसके ऊपर क्या है, ये इपिथेलियल सेल्स है, चाहे क्यूबॉइडल हो, चाहे कलमनर हो, चाहे स्क्वैमस हो, इसको हम लोग कहेंगे इपिथेलियल सेल। और ये है बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर एंड दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय इपिथेलियल सेल्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन बना होता किसी म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का, और इसके अंदर कोलाजन फाइबर एक्सेट्रा भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन करते क्या हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द इपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो इपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल इपिथेलियम है, ये भी अब तीन प्रकार के होंगे, तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे। एक को कहेंगे बेटा सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, दूसरे को सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और तीसरे को कहेंगे सिंपल कलमनर इपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ लेयर एंड शेप।
बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की यहाँ पर, तो अब इसको हम आपको यहाँ पर दिखाएं। जैसे ये आपको एपिथेलियम दिखा, सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर थिक एपिथेलियम, और इसमें भी आपको दिखा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होगा, फ्लैटेंड सेल से बना होगा। और ये कहाँ पाई जाती? इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। जैसे आर्टरी हैं, वेन्स हैं या ब्लड कैपिलरीज है, उनका जो इनर लेयर है जिसको कहते हैं इंडोथीलियम से बना होता है, वो इंडोथीलियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। ऐसे लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स हैं, वो एयर सैक्स जो हैं वो बने होंगे, एल्वियोलर लेयर जो होती हैं ये बनी होती सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। और ये मदद किस में करती हैं? डिफ्यूजन लेयर का काम करती हैं। मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम डिफ्यूजन लेयर का काम करती है, डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करती हैं। इसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो ये भी सिंगल लेयर क्यूबॉइड सेल्स की बनी होती हैं। ये कहाँ पाई जाएंगी? ये पाई जाएंगी बच्चों इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स इन किडनी। और इनका मेन फंक्शन होता है बच्चों सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन आपको बताएं, जैसे नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है जिसको पीसीटी कहते हैं, उन पीसीटी की जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है ना बच्चों, इनके फ्री सरफेस पे पाए जाते हैं क्या? फिंगर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शन, जिनको हम लोग बच्चों कहते हैं माइक्रोबिलाई। माइक्रोबिलाई के कारण इनका जो अपीयरेंस होता है टिश्यू का कैसा दिखता? ब्रश लाइक। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। और ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम का काम होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन। आपने सुना होगा नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के द्वारा री एब्जॉर्प्शन होता है यूजफुल सब्सटेंसेस का फ्रॉम द अल्ट्राफिल्ट्रेट। तो ये काम होता है यहाँ पे। इसके बाद बच्चों आता कलमनर एपिथेलियम, सिंपल कलमनर एपिथेलियम। ये भी सिंगल लेयर का बना होगा और ये पाया जाएगा कहाँ? ये पाया जाएगा इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी इनके आउटर सरफेस पे या फ्री सरफेस पे माइक्रोबिलाई पाई जाती हैं। और इंटेस्टाइन में ये माइक्रोबिलाई क्या करेंगे? डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगी। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा अबाउट द सिंपल एपिथेलियम के बारे में, सिंगल लेयर एपिथेलियम। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बता सकते हैं, कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऐसे भी होंगे जिनके फ्री सरफेस सिलिया पाई जाएंगी, और ये सिलिया क्या करते हैं? डक्ट्स की इनर लाइनिंग की तरफ, डक्ट्स के फ्री सरफेस की तरफ पाए जाएंगे, जो मूवमेंट ऑफ म्यूकस एटसेट्रा में मदद करते हैं। तो जैसे देखिए क्यूबॉइडल सेल्स बियर cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. मतलब ये इपिथेलियम के सरफेस पर म्यूकस को या अदर पार्टिकल्स को मूव कराने में मदद करते हैं। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा इपिथेलियम, और ऐसे इपिथेलियम को हम लोग कहते हैं लाइनिंग इपिथेलियम या कवरिंग इपिथेलियम, क्योंकि आर्गन या कैविटीज के सरफेस को लाइन कर रहे हैं। एक और इपिथेलियम होता है बच्चों, इसको कहते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। और ग्लैंडुलर इपिथेलियम का काम क्या होता है? सिक्रीशन। ये कहाँ पाई जाती है? ग्लैंड्स। और आप जानते हो ना बच्चों, ग्लैंड्स दो प्रकार की होती है, वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। Exocrine glands are provided with the ducts, और endocrine glands are called as ductless glands. Endocrine glands के secretions को हम लोग कहते हैं हार्मोन्स। I mean endocrine glands secrete their secretions directly into the blood, and blood carry their secretions up to the target organ. I mean endocrine glands में बच्चों
डक्ट्स नहीं पाया जाता है, इसलिए तो उनको एंडोक्राइन कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, इंटरनल सिक्रीटरी ग्लैंड कहते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये सब क्या है? ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको आप इंडोक्राइन सिस्टम में अलग से आप लोग पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? दे आर प्रोवाइडेड विद डक्ट्स, देयर सिक्रेशन रीचेज अप टू द टारगेट प्लेस या टारगेट एनिमल थ्रू देयर ओन डक्ट। इसमें सैलिवरी ग्लैंड आ जाएगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाएंगे। एक चीज और बता दें बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, ग्लैंड्स दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड और एक को कहते हैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या होती है? द ग्लैंड्स व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, और हमारी बॉडी में मात्र एक सेल है बच्चों जो कि यूनिसेलुलर है, और इसका नाम है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ होल एलिमेंट्री कैनाल। गॉबलेट सेल हमारी एलिमेंट्री कैनाल की होल, हमारे एलिमेंट्री कैनाल की इनर लाइनिंग में पाया जाता है, और ये सिक्रीट क्या करता है? म्यूकस। इसको कहते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल इज यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। गॉबलेट सेल को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितनी भी ग्लैंड हैं बेटा हमारी बॉडी में, दे ऑल आर मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम की। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब द एपिथेलियम व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 लेयर्स। और कंपाउंड एपिथेलियम क्या करता है बच्चों? ये भी बॉडी सरफेस ही बनाता है, और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल इंजरीज एटसेट्रा। जैसे हमारा एपिडर्मिस है, ये क्या है? आउटर फ्री सरफेस हमारी स्किन का बना रहा है, और ये मल्टी लेयर्ड होता है। ये हमारी बॉडी को हार्मफुल रेडिएशन से, हम फ्रिक्शन से और स्क्रैपिंग एटसेट्रा से बचाता है, मैकेनिकल इंजरीज से बचाता है, मैं ये कह रहा हूँ। इसी तरीके से हमारी बक्कल कैविटी की इनर लाइनिंग में जो एपिथेलियल टिश्यू पाए जाए वो भी क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना बच्चों, ये क्या होते हैं? दे आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। मतलब इन एपिथेलियल सेल्स के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी कम होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल भी कम होता है। ये जो टी सेल्स होते हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं बेटा सेल जंक्शंस के कारण। सेल जंक्शंस के कारण कनेक्टेड रहते हैं, या सेल जंक्शन जो होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू में 3 प्रकार के सेल जंक्शन होते हैं बच्चों, और नाम याद रखिएगा, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। हमारा कहने का मतलब बच्चों देखिए, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन नाम से ही याद रखिएगा, इट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस, इट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। मतलब ये लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेस को स्टॉप करता है, चेक करता है। और एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है? ये नेबरिंग सेल्स को सीमेंटिंग करने में, जोड़ने में, चिपकाने में मदद करता है। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। और इसके बाद तीसरा और आखिरी जंक्शन है बेटा गैप जंक्शन। इट फैसिलिटेट्स द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules। माने गैप जंक्शन के थ्रू आयंस का ट्रांसफर हो जाता है 2 सेल्स के बीच में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो जाता है, और समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर संभव हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों ये एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं किसके द्वारा जुड़े होते हैं, आप कहोगे सेल जंक्शन के द्वारा।
सेल जंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, याद रखना, यही एग्जाम में पूछा जाता है। वन इज टाइट जंक्शन, सेकंड इज एडहेरिंग जंक्शन एंड थर्ड इज गैप जंक्शन। पूछा जाता किस जंक्शन के थ्रू आयंस का या स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल्स का ट्रांसफर होता है, तो वह बेटा गैप जंक्शन। वो कौन सा जंक्शन है? सेल जंक्शन, जिसके द्वारा एक नेबरिंग सेल आपस में सीमेंटेड रहती, कनेक्टेड रहती है, एडहेरिंग जंक्शन। और वो कौन सा जंक्शन है जो 2 नेबरिंग सेल्स के बीच या टिश्यूज के बीच लीकेज ऑफ केमिकल्स या सब्सटेंसेस को चेक करता है, स्टॉप करता है, वो है बच्चों टाइट जंक्शन। इस तरीके से बच्चों आज इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया इपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट डे अदर टिश्यूज की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।